पॉज हो गया था। ठीक है, फिर से स्टार्ट करते हैं हम। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, हमारे पास इक्वेशंस बन गई फाइनली। ये यहाँ तक समझ में आ गया। अब हमें आगे आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पर ये दोनों समीकरणें कुछ कुछ किसकी तरह लग रही है। तो यहाँ देखो cos a प्लस cos b आ रहा है और यहाँ cos a माइनस cos b आ रहा है, और इन दोनों के फॉर्मूले हमें पता है आप लोगों को। मैथ्स में सारे के सारे फॉर्मूले तो पढ़ते हैं, तो यहाँ पे हमें डायरेक्ट वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। ठीक है, तो हम पहले ही लिख लेते हैं ब्रैकेट में, क्योंकि पहली चीज cos a प्लस cos b, ये अभी हम ओनली फॉर्मूले के लिए लिख रहे हैं। ठीक है ना, cos a प्लस cos b, तो फॉर्मूला इसका क्या होता है, cos a प्लस b अपॉन 2 डॉट cos a माइनस b अपॉन 2, होता है यही फॉर्मूला। क्लियर है, cos a प्लस b का फॉर्मूला cos a प्लस b अपॉन 2 डॉट cos a माइनस b अपॉन 2। दूसरा हमारे पास क्या बन रहा है, cos a माइनस cos b। cos a माइनस cos b का फॉर्मूला किस फॉर्म में जाता है, साइन के फॉर्म में। देखो cos a माइनस cos b, क्या फॉर्मूला हो जाएगा आपके पास, साइन सेम a प्लस b अपॉन 2 डॉट cos a माइनस b अपॉन 2, लेकिन साथ में माइनस भी आता है। ठीक है, ये दो होता है। अब इन दोनों फॉर्मूलों के फॉर्म में हमें इनको जमाना है। तो देखो समीकरण 11 से क्या बन जाएगा हमारे पास, समीकरण 11 से x1 इक्वल टू a अपॉन 2, फॉर्मूला है cos a प्लस b अपॉन 2। अब a प्लस b यहाँ पर क्या है, ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2। t अपन दोनों में से कॉमन ले लेंगे, दोनों में ही कॉमन आएगा t। ठीक है, तो वैल्यू हमारे पास क्या बन जाएगी, cos ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 इंटू में t और अपॉन में 2 आ जाएगा। क्लियर है, तो हम ले लेंगे इसको cos ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 इंटू में t अपॉन 2। ठीक है, t तो दोनों में कॉमन है, ये हमने ले लिया। हाँ सॉरी, इन दोनों में से है ना, a प्लस बी, तो a ये है और b ये है। ठीक है, ये वैल्यू आ गई डॉट दूसरी वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, cos a माइनस बी, तो ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 अपॉन में 2 इंटू टी। एक इक्वेशन तो हो जाएगी हमारे पास ये। दूसरी इक्वेशन क्या बन जाएगी, दूसरी इक्वेशन। अब देखो यहाँ पे, लेकिन हम एक चीज और देखते हैं, हमें क्या करना है, ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 एक तरीके से क्या बता रहा है आपको, दोनों की फ्रीक्वेंसी में कितना डिफरेंस आ रहा है वो चीज बता रहा है। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी में डिफरेंस के लिए ऑब्वियसली सी बात है, ओमेगा 1 की फ्रीक्वेंसी थोड़ी कम होगी, ओमेगा 2 की फ्रीक्वेंसी अपने पास कैसी होगी, ज्यादा होगी। तो ऐसे में वैल्यू हमारे पास नेगेटिव आ जाएगी, इसलिए हम क्या करते हैं, इसको कॉमन लेकर के माइनस और ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 के फॉर्म में हम इसे लिख सकते हैं। ठीक है, इसलिए मैं यहाँ पे कर दे रही हूँ डायरेक्ट। अब आपको ध्यान रखना है, आगे आ जाएगा अपने पास माइनस माइनस, और यहाँ हमारे पास उल्टा क्या हो जाएगा, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1। क्लियर है, माइनस किस वजह से आ गया, समझ में आ गया। इसी तरीके से आप देखो x2 का वैल्यू देखो, x2 इक्वल टू हमारे पास क्या बन जाएगा, ये a अपॉन 2 एज इट इज। ये हमारे पास कहाँ से आएगा, समीकरण 12 से, लिख लेना ऊपर। समीकरण 12 से, तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, x2 इक्वल टू a अपॉन 2 इंटू में cos a माइनस cos b। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, माइनस, अब आपके पास आगे ऑलरेडी माइनस आ रहा है, माइनस लगा दिया, साइन a प्लस बी अपॉन 2, तो भाई ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 इंटू में t अपॉन 2 डॉट दूसरा भी हमारे पास क्या आ जाएगा, साइन, यहाँ पे सॉरी साइन ही आएगा, ये भी वो बाय मिस्टेक लिख दिया, साइन a माइनस बी बाई 2। ये वैल्यू क्या आ जाएगी, साइन, यहाँ पे भी हमारे पास a माइनस बी मतलब ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 होगा। हम किस फॉर्म में लेना चाहते हैं, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 के फॉर्म में, तो एक और माइनस बाहर ले लेंगे, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, और यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 अपॉन 2 इंटू टी। क्लियर है,
आप इक्वेशन नंबर दे दोगे, ये आपका हो जाएगा समीकरण 13 और ये हो जाएगा समीकरण 14। बीच में से मैं ये मिटा देती हूँ और ये भी मिटा देती हूँ। ये नोट कर लो। समीकरण 11 से हमारे पास ये फॉर्मूला बन गया cos a प्लस पी अपॉन टू cos a माइनस पी अपॉन टू। इसमें हमारे पास क्या आ जाएगा कि माइनस आ जाएगा, जबकि यहाँ पर हमारे पास माइनस फॉर्मूले में था और यहाँ का एक माइनस लिया तो ये वैल्यू हमारे पास प्लस में आ जाएगी। तो इसका मतलब आप देख रहे हो कि दोनों के विस्थापन हमें क्या बता रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में बता रहे हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव आ रहा है। इसका मतलब दोनों में क्या होगा, कला में अंतर भी आएगा, कुछ ना कुछ फेस डिफरेंस भी क्रिएट होगा। क्लियर है? तो यहाँ से देखो x1 x2 की वैल्यू, हम इसको थोड़ा और शॉर्ट में लिखे तो हम क्या लिख सकते हैं, इम्प्लाइज x1 इक्वल टू क्या बन जाएगा हमारे पास a अपॉन टू एज इट इज है माइनस a अपॉन टू। ठीक है, यहाँ पर देखो ये जो हमारे पास वैल्यू है ओमेगा टू माइनस ओमेगा वन, किसको प्रदर्शित कर रहा है, फ्रीक्वेंसी में कितना डिफरेंस है। तो इसे हम किस रूप में लिख सकते हैं, डेल्टा ओमेगा के रूप में। इस रूप में लिख सकते हैं हम इसे डेल्टा ओमेगा के रूप में लिख सकते हैं। तो देखो उस रूप में हम लिख देंगे इसे। देखिए एक चीज और यहाँ पे करेक्ट कर लेना, ये अपना टू हट जाएगा ना, यहाँ से इसका फॉर्मूला लगाएंगे a प्लस पी अपॉन टू में। ठीक है, यहाँ दोनों से अपॉन में a हट जाएगा, ये वैल्यू हमारी आ जाएगी प्लस की ओनली a। क्यों बच जाएगी, cos a प्लस cos b का फॉर्मूला होता है, यहाँ हमारे पास आगे 1/2 ऑलरेडी आ रहा था, तो वो आगे जाकर के क्या हो जाएगा, 2 इंटू मल्टीप्लाई में चला जाएगा, इसलिए वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी, 2 से 2 कैंसिल, हमारे पास एम्पलीट्यूड ओनली a बच जाएगा। ठीक है, तो ये वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, a इंटू में ये वैल्यू है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा ओमेगा के फॉर्म में। ओमेगा में डिफरेंस है ओमेगा टू माइनस ओमेगा वन, डेल्टा ओमेगा, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, साइन डेल्टा ओमेगा टी अपॉन टू इंटू साइन ओमेगा वन प्लस ओमेगा टू इंटू टी अपॉन टू, ये फॉर्मूला हो जाएगा। इसको नेक्स्ट नंबर दे देना, इक्वेशन नंबर x1 लिख लेना, तो सॉरी मैंने ये x2 की वैल्यू लिख दी, x1 माइनस ए कॉस, पहले हम ये वाला ले लेते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा ओमेगा टी अपॉन टू कॉस ओमेगा वन प्लस ओमेगा टू इंटू टी अपॉन टू, इक्वेशन नंबर 15। ठीक है, यहाँ ब्रैकेट में लिख लेना, चूंकि ओमेगा टू माइनस ओमेगा वन बराबर क्या लिख सकते हैं, डेल्टा ओमेगा। ठीक है, इसी तरीके से x2 बराबर क्या हो जाएगा, प्लस का जाएगा a साइन डेल्टा ओमेगा टी अपॉन टू क्वेश्चन नंबर 16 नोट कर लो। ये हमारे पास फाइनल किसकी वैल्यू आ गई, दोनों के विस्थापन की, x1 का विस्थापन और x2 का विस्थापन, केवल किसके रूप में आया है, फ्रीक्वेंसी में डिफरेंस के रूप में। ठीक है, हम बोले कि इनके कोणीय विस्थापन में कितना अंतर आ रहा है, उसमें अंतर के रूप में। साथ ही साथ हम क्या देख रहे हैं, एक विस्थापन दोनों के बराबर आ रहे हैं हमारे पास, लेकिन दोनों अपोजिट, एक प्लस में आ रहा है एक माइनस में, इसका मतलब है कि दोनों में हमारे पास क्या होगा, कला में अंतर होगा। यहाँ पर आप चाहो तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव साइन एक तरह से आप हटा भी सकते हो। हटा कैसे सकते हैं, अगर आप इस फॉर्म में भी लिख देते तो भी गलत नहीं होगा। क्यों, क्योंकि आपको ऑलरेडी दिख रहा है कि एक इक्वेशन कम्प्लीटली कॉस में आ रही है, एक इक्वेशन कम्प्लीटली साइन में आ रही है, और साइन और कॉस में वैसे ही फेस में डिफरेंस होता है, कितने का, π/2 का। साइन का देखो, साइन का ग्राफ जैसे ग्राफ से देखा करो, ग्राफ हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं, साइन 0 पे 0 और साइन 90 पे 1 होता है, तो साइन का ग्राफ हमारे पास इस तरीके का आता है। वही जब हम कॉस के ग्राफ की बात करते हैं तो कॉस 0 पे होता है 1 और 90 पे होता है 0, तो कॉस का ग्राफ कुछ इस तरीके से आता है हमारे पास। ठीक है, इसलिए इन दोनों में ये इतना का डिफरेंस होता है, ये यहाँ से शुरू हो रहा है जबकि ये यहाँ से शुरू होता है, तो इन दोनों में ऑलरेडी π/2 का डिफरेंस, फेस डिफरेंस शो करता है। तो अगर आपके पास इक्वेशन कम्प्लीटली एक कॉस में आ रही है और एक कम्प्लीटली साइन में आ रही है, तो वहाँ अगर आप प्लस माइनस साइन को रिमूव भी कर देते हो तो भी वो क्लियरली दिखता है कि इन दोनों में डिफरेंस है, कला में अंतर आएगा दोनों में। ठीक है, इसलिए अगर आप प्लस माइनस सिंबल मैंने इसलिए लगाया था ताकि आपको क्लियर है फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, लेकिन कई बार ऐसी जगह पे हम हटा
भी देते हैं, क्योंकि बिना फॉर्मूले के भी अगर हम उसके माइनस को यूज़ नहीं भी करते तो भी हमें एक इक्वेशन कम्प्लीटली साइन में कम्प्लीटली कॉस में मिल रही है, क्योंकि वैसे ही पाई/2 का फेज डिफरेंस शो कर रही है। ठीक है, ये नोट कर लो पहले। देखो इसमें समीकरण 15 व 16 से स्पष्ट है, ये जो हमारे पास दोनों फाइनल इक्वेशंस हैं, कि समीकरण 15 व 16 से स्पष्ट है कि प्रत्येक दोलक की गति आवृत्ति होगी। प्रत्येक दोलक की गति आवृत्ति होगी। वह आयाम क्रमशः आयाम कौन से हो जाएंगे इनके, ये कंप्लीट वैल्यू, इसका क्या कहलाएगा, आयाम, ये या फिर ये आयाम के रूप में हो जाएगा। हमने a नॉट b नॉट मान लिया, ये वैल्यू भी एक तरीके से क्या है, क्योंकि दोनों में डिफरेंस है, वो कैसा रहेगा, एक तरीके से कांस्टेंट के इक्वल रहेगा, इसलिए हम दोनों के आयाम की वैल्यू क्या लेंगे, दोनों का आयाम क्रमशः a cos डेल्टा ओमेगा t अपॉन 2 व a sin डेल्टा ओमेगा t अपॉन 2 होंगे। क्या कहलाएंगे, दोनों के आयाम क्रमशः a sin डेल्टा ओमेगा t व a cos डेल्टा ओमेगा t होंगे, जिनमें पाई/2 का कलांतर होगा। साइन और कॉस में होता है ये कलांतर, तो लिखो इनमें पाई/2 का कलांतर होगा। जिसके कारण एक दोलक का आयाम अधिकतम व दूसरे दोलक का आयाम न्यूनतम होगा। जिसके कारण एक दोलक का आयाम अधिकतम व दूसरे दोलक का आयाम न्यूनतम होगा। न्यूनतम के ब्रैकेट में लिख लेना 0, मतलब न्यूनतम भी कितना, लगभग बिल्कुल 0 के बराबर ही हो जाएगा उसका आयाम। ठीक है, ब्रैकेट में लिख लेना आयाम न्यूनतम, ब्रैकेट में लिखना 0 होगा, तथा जब दूसरे का आयाम अधिकतम होगा तो पहले दोलक का आयाम 0 हो जाएगा। फुल स्टॉप। यह प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। सिंपल सा है, दोनों में कलांतर का मतलब क्या है, दोनों में पाई/2 के कला में अंतर आ रहा है, मतलब जब पहले की कला अपने मैक्सिमम पे होगी तो दूसरी कला उस टाइम बिल्कुल 0 होगी। जब दूसरी कला फिर कम होकर के 0 पे आएगी तब पहला वाला क्या हो जाएगा, पहला वाला जब कम होकर के 0 पे आएगा तो दूसरे वाले की कला कैसी हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। देखो जैसे यहाँ हमारे पास डिफरेंस किस में आ रहा है, साइन में और कॉस में आ रहा है। ठीक है, तो हम इनके ग्राफ की बात करें तो जैसे कि ये होता है हमारे पास कॉस का ग्राफ है, मान लो x1 के लिए पहला है हमारे पास कॉस का ग्राफ होता है कुछ ऐसा, 0 पर यहाँ से स्टार्ट होता है, कॉस 0 होता है 1 और कॉस पाई/2 कितना होता है 0, तो ग्राफ स्टार्ट होता है कुछ ऐसे। क्लियर है, इतनी बात कर ली हमने। दूसरा अगर हम बात करें दूसरी तरफ से, क्योंकि यहाँ हम क्या कर रहे हैं, दो का मिश्रण ले रहे हैं, तो दोनों एक मान में ऑसिलेट करेंगे,
तो दोनों का मिश्रण यदि हम लें यहाँ से, तो दूसरी वेव हम एक तरह से मान सकते हैं कुछ इस तरीके से गति करेगी। क्लियर है? तो यहाँ पे आप ये देख रहे हो, इसके अंदर भी अगर हम बात करते हैं, ये 0 है, इसके अंदर भी अगर हम बात करें वेव्स कैसे चलेंगे, तो देखो सबसे पहले इसका मान कैसा होगा हमारे पास, ये हम बना लेते हैं डॉटेड। ठीक है, इस तरीके से हमने बात की। अब इसके अंदर भी आप वेव देखो, वेव कुछ ऐसे, मतलब स्टार्टिंग कहाँ से होगी, 1 से स्टार्ट होगी, तो 1 से स्टार्ट होकर के वेव पूरी की पूरी नीचे आएगी, फिर इधर से घूमेगी, आयाम इसका धीरे धीरे कैसा होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, फिर इधर से आयाम थोड़ा सा और कम होगा, उसके बाद इस तरीके से जाएगी, फिर अंदर इसका आयाम और कम होता जाएगा। इस तरीके से जैसे जैसे ये वेव की पीक जैसे जैसे जाएगी, वेव भी अंदर इस प्रकार से, यहाँ आकर के बिल्कुल 0 हो जाएगा, तो 0 अगले में स्टार्ट कैसे होगी, 0 से स्टार्ट होगी, तो ठीक है 0 से ऊपर जाएगी, नीचे आएगी, मतलब जितनी दूरी इसका आयाम भी इस तरीके से ही होता रहेगा। ठीक है, अब यहाँ आप क्या देख रहे हो, जब पहला अगर हम इसको मान लेते हैं कि हमें एक ही टाइम पर दो पेंडुलम की स्थिति बता रहा है, x1 और x2 की बता रहा है, तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं, एक जब अपने मैक्सिमम पर है, तो दूसरा हमारे पास कैसे आ रहा है, यहाँ पर बिल्कुल मिनिमम पे आ रहा है। क्लियर है? ये बात हम करें कि ये तो जैसे हमारे पास मान लो ओनली कॉस्ट वाले की ओनली वैल्यू आ गई, जिसमें ओमेगा 1 ओमेगा 2 दोनों का है, ओमेगा 1 ओमेगा 2 दोनों क्या मिलकर के शो कर रहे हैं कि एक फ्रीक्वेंसी जब बिल्कुल मैक्सिमम पर है तो दूसरी बिल्कुल मिनिमम पर है। यहाँ तक आते आते पहली वाली मिनिमम पर आ गई तो दूसरी वाली मैक्सिमम पर आ गई, और यहाँ तक आकर के नीचे वाली जो है ये यहाँ मैक्सिमम पर आ गई, उस कंडीशन में पहली वाली बिल्कुल मिनिमम पे हो जाएगी। ठीक है, ये ग्राफ तो हमारे पास हो जाएगा कॉस का। दूसरी अगर हम बात करें साइन की, कि सेम टाइम पर ये पूरा विस्थापन हमें केवल x1 का विस्थापन शो हो रहा है कॉस के लिए, केवल x1 का विस्थापन, सेम टाइम पर x2 का विस्थापन कैसा होगा, तो हम कह रहे हैं x1 और x2 के विस्थापन में π/2 का कलांतर आ रहा है। क्यों? x1 आपको कॉस वेव शो कर रहा है, जबकि x2 जो है वो साइन वेव शो कर रहा है, और साइन में और कॉस में 90 डिग्री का कलांतर होता है। कैसे होता है, साइन का ग्राफ देखो, साइन 0 0 होता है और साइन 1 1 होता है, तो साइन का ग्राफ कुछ इस तरीके से स्टार्ट होता है, साइन का ग्राफ कुछ इस तरीके से स्टार्ट होता है। ठीक है, दूसरी तरफ हम बात करेंगे, इसको थोड़ा पूरा इस तरीके से दूसरी तरफ वेव चलेगी, यह हमें कंप्लीट मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, इसकी वेव से स्टार्ट कहाँ से होगी, 0 से स्टार्ट हो रही है, 0 से स्टार्ट हो रही है, π/2 पर आपके मैक्सिमम जा रही है, फिर पाई पर आपके 0 हो रही है। ठीक है, या इसके अंदर जो कण गति कर रहे हैं वो कुछ इस प्रकार से बिल्कुल 0 से स्टार्ट करेंगे, फिर ऊपर नीचे होते रहेंगे। ठीक है, इनका आयाम कंटिन्यूअसली पहले कैसा होगा, 0 से शुरू होकर के पहले आयाम इनका बढ़ता जाएगा, ये इस टाइम पे इनका आयाम सबसे मैक्सिमम हो जाएगा, सबसे पीक पर आ जाएगा, फिर इसके बाद इनका आयाम फिर से कंटिन्यू धीरे धीरे होकर के कम होता जाएगा, और अंत में आयाम बिल्कुल कैसा हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो जब इसका आयाम बिल्कुल मैक्सिमम पर है, x1 बिल्कुल मैक्सिमम है, उस टाइम पर x2 कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 0 से स्टार्ट हो रहा है। यही चीज़ हमें बस देखनी है कि ये क्रमशः आपस में एनर्जी किस तरीके से एक्सचेंज करते रहते हैं, कि जब एक दो जो हम एक साथ द्वियुग्मिक दोलक की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो एक दोलक क्या होगा, जब सेम टाइम पर एक की वैल्यू कैसे बढ़ेगी, उस टाइम पे दूसरे की वैल्यू जस्ट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ये हमने ले लिया कोई ग्राफ t के साथ, यहाँ पे t है टाइम के साथ में, ये वेरिएशन हमने किस में ले लिया, x में ले लिया, मान लो ये वाला x1 प्लस x2 के फॉर्म में, ये हमारे पास x के लिए वेरिएशन हम बता रहे हैं, ये हम y के लिए वेरिएशन बता रहे हैं। ठीक है, ये आपका क्या आ रहा है, आयाम आ रहा है ये। ठीक है, ये आपका क्या है, आयाम है, ये मैक्सिमम जो आयाम है। तो आप देख सकते हो जब ये एक का मैक्सिमम है उस टाइम पर इसकी वैल्यू कैसे मिनिमम है, जब इसकी वैल्यू यहाँ पर बिल्कुल 0 पर आ गई उस टाइम पे इसकी वैल्यू कैसे चलेगी, बिल्कुल मैक्सिमम पर चलेगी। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास ग्राफ कंटिन्यूअसली बनते जाते हैं। तो दोनों में समझ में आ रहा है, साइन में और कॉस में 90 डिग्री का फेज डिफरेंस होता है। फेज डिफरेंस का मतलब यही होता है कि दोनों जो वेव हैं एक टाइम पर, अगर एक वेव कैसी है, एक दोलक जो है वो अगर साइन वेव की तरह चल रहा है, दूसरा कॉस वेव की तरह चल रहा है, तो दोनों का इस तरीके का कुछ हमारे पास पीक आती है। ठीक है, तो जब एक बिल्कुल मैक्सिमम पे होता है तो दूसरा बिल्कुल 0 पे होता है, जब दूसरा आपका मैक्सिमम पे आ जाएगा तो पहला बिल्कुल यहाँ 0 पे होता है। बना लो।
चाहे पूरा मत बनाओ तो ठीक है, बस एक एक ही बना लो, ये एक रहने दो, कोई बात नहीं, ऐसे ही मतलब चलता जाता है। ये तो मैंने इसलिए बनाया था। इसमें आप अंदर ही अंदर अपनी वेव्स पूरी में ड्रॉ कर लो, इस तरीके से चलेगा। यहाँ पर भी कुछ इस तरीके से। इसका आयाम क्या है? ये मैंने डॉटेड बना दिया, यहाँ नहीं तो यहाँ पे बना लो। ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक हो रहा है इसका आयाम, ठीक है। इसका आयाम हमारे पास ये हो रहा है, नीचे तक लोगे तो पूरी वैल्यू यहाँ तक हो जाएगी ए। ये आपका एक टॉपिक हो गया कंप्लीट। दोनों में फेज डिफरेंस कितने का होता है? π/2 का होता है। तो दो ऑसिलेशन में जब एक साथ दोनों ऑसिलेटर करेंगे, ये वैसे ये कंडीशन हम मेनली कब मानते हैं कि जब इनके बीच में जो स्प्रिंग जुड़ी हुई है उसका जो युग्मन गुणांक हो बिल्कुल नेग्लिजिबल हो, बिल्कुल नगण्य हो। उस टाइम पे ये होता है कि जब ये अपने मैक्सिमम पर जाएगा तो ये ऑलमोस्ट इस कंडीशन में रहेगा, और उसके बाद जब ये अपने मिनिमम पे आएगा तब ये इधर की तरफ मूव करेगा। तो ये जब बिल्कुल जीरो होगा तो ये वाला कैसा हो जाएगा? मैक्सिमम हो जाएगा। फिर सेम रिपीट होता रहता है, ये जैसे जैसे कम हो जाएगा ये बढ़ता जाएगा, ये जब बिल्कुल जीरो होगा तो ये बिल्कुल मैक्सिमम हो जाएगा, इस तरीके से। नेक्स्ट है जीरो। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, ऊर्जा विनिमय तथा युग्मन का प्रभाव। ऊर्जा विनिमय तथा युग्मन का प्रभाव। तो ऊर्जा विनिमय भी एक तरीके से वही चीज है, जैसे हमने देखा कि आयाम इनका कंटिन्यूअसली कैसा हो रहा है, एक तरह से विनिमय हो रहा है। जब एक मैक्सिमम हो रहा है तो दूसरा जीरो होता जा रहा है, जब एक जीरो हो जाता है तो दूसरा मैक्सिमम होता जाता है। तो एक तरीके से दोनों आपस में ही क्या कर रहे हैं? एक्सचेंज कर रहे हैं। तो ये जब जैसे इनका आयाम का एक्सचेंज होता है, इस तरीके से क्या एनर्जी का भी एक्सचेंज होता है। ये दोनों, या हमने जब एनर्जी पढ़ी तभी भी हमने ये बात कही थी कि दोनों के दोनों ऑसिलेटर्स आपस में क्या होते हैं? एनर्जी को एक्सचेंज करते हैं। तो हमें ये देखना है कि जैसे इनमें जो फेज डिफरेंस आता है इसके रिगार्डिंग ही तो ये अपना आयाम इनका किस प्रकार परिवर्तित होता है ये हमने देखा। तो हम देखेंगे कि इस आयाम के परिवर्तन के सापेक्ष इनकी ऊर्जा का विनिमय किस प्रकार होता है। ठीक, तो सबसे पहले तो देखो हमारे पास x1 x2 का ये रिजल्ट हमें मिला, ये रिजल्ट हम देख लेते हैं। कितना कितना हो गया विस्थापन? x1 बराबर हमारे पास आ गया है a cos डेल्टा ओमेगा t अपॉन 2
cos ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 इंटू टी अपॉन 2, पहली चीज। दूसरा हमें मिला है x2 बराबर a साइन डेल्टा ओमेगा टी अपॉन 2 इंटू साइन ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 इंटू टी अपॉन 2। ठीक है, ये दोनों हमें क्या मिल गए, फाइनल हमारे जो विस्थापन मिले हैं x1 और x2 के फॉर्म में मिल गए। ठीक है, अब हम क्या करें, मतलब हम स्टार्टिंग कर रहे हैं यहाँ से, जो हमें मान मिला ये हमने पीछे से लिख लिया, लिख लो आप लोग भी, ये रिजल्ट हमें मिले हैं। अब यहाँ पर जैसे हमारे पास ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 अपॉन 2 क्या बता रहे हैं, एक तरीके से दोनों का एवरेज विस्थापन बता रहा है। ओमेगा 1 क्या है यहाँ, कोणीय विस्थापन, और क्या बता रहा है, माना ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 अपॉन 2, कोई भी दो वस्तु का योग और अपॉन 2 क्या बताता है, उसकी माध्य वैल्यू तो बताता है, उसका एवरेज। तो ये वैल्यू हमें क्या बता रहा है, ओमेगा का एवरेज मान बता रहा है। तो इसको हमने लगभग ओमेगा मान लिया हमने कि ये वैल्यू कितनी है, ओमेगा के इक्वल है। ठीक है, तो ये लेने पर हमारे पास दोनों इक्वेशंस क्या बन जाएगी, अब उपरोक्त समीकरण फिर से इसमें कुछ मॉडिफिकेशन हो जाएगा। तो x1 बराबर तो हमें मिल जाएगा a cos डेल्टा ओमेगा t अपॉन 2 cos ओमेगा इंटू टी, पूरी वैल्यू किसमें चली गई, ओमेगा इंटू टी, तथा x2 इक्वल टू a साइन डेल्टा ओमेगा टी अपॉन 2 साइन ओमेगा टी। क्लियर है, अब हमें दोनों इक्वेशन सिंपली इस फॉर्म में मिल गई, जहाँ पे आपका ये पूरा मान है a cos डेल्टा ओमेगा टी या फिर a sin डेल्टा ओमेगा टी, किसको प्रदर्शित करता है, आयाम को प्रदर्शित करता है। अभी हमने देखा, यहाँ लिख भी लेते हैं, जहाँ a cos डेल्टा ओमेगा टी अपॉन 2 व a sin डेल्टा ओमेगा टी अपॉन 2 क्या है, आयाम है, ये हमने मान लिया। तो ये दोनों वैल्यू तो अगर हम आयाम ही मान लेते तो बच क्या गया हमारे पास, cos ओमेगा टी और sin ओमेगा टी। और सिंपल सी बात है, जैसा हमने अभी भी पढ़ा, cos ओमेगा में और sin ओमेगा में क्या होता है, फेज डिफरेंस तो होता ही है। तो पहले इतना नोट कर लो और फिर लिखो, इसको कोई इक्वेशन नंबर मान लो। ये हमारे पास जो हमें पता है वही वाली दोनों इक्वेशन से, ये हमारे पास कुछ न्यू आया है, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर 2, या फिर इक्वेशन नंबर 1 इसे ले लो, इक्वेशन 2 और ये इक्वेशन 3। लिख लिया, लिखो, इसमें स्पष्ट है, अतः स्पष्ट है कि दोनों दोलकों के आयाम में पाई/2 कलांतर होने से एक दोलक को विस्थापित करके छोड़ने पर उसका आयाम धीरे धीरे घटने लगता है, जबकि उस समय दूसरे दोलक का आयाम धीरे धीरे बढ़ने लगता है।
धीरे धीरे बढ़ने लगता है। यही फैक्टर हमने पीछे भी देखा अभी कि दोनों का आयाम में क्या होगा, एक का बढ़ेगा उस टाइम पे घटेगा। अब आयाम से मतलब यहाँ पर ऊर्जा है, तो आयाम जैसे जैसे कम ज्यादा होगा वैसे वैसे ऊर्जा भी कम ज्यादा होगी। तो देखो यही नियम ऊर्जा के लिए भी लागू होगा। यही नियम ऊर्जा के लिए भी लागू होगा। फिर स्टॉप। दूसरे दोलक का आयाम अधिकतम होने पर अब पहले दोलक का आयाम धीरे धीरे कम होता जाता है। अब पहले दोलक का आयाम धीरे धीरे कम होता जाता है। अर्थात पहले दोलक का आयाम बढ़ने लगता है। अर्थात दूसरे दोलक का आयाम बढ़ने लगता है। ठीक है, फुल स्टॉप। इस प्रकार युग्मन के फलस्वरूप निकाय में ऊर्जा का आदान प्रदान चलता रहता है। ठीक है, एम्पलीट्यूड वही वाली बात है, दोनों में π/2 का डिफरेंस होने का मतलब है पहले का एम्पलीट्यूड जब मैक्सिमम होगा तो दूसरा वाला मिनिमम होगा। ठीक है, तो उस टाइम पे पहले वाले का आयाम भी अधिकतम है, फिर धीरे धीरे पहले का आयाम कम होने लग जाएगा, दूसरे का आयाम बढ़ता जाएगा, और जब दूसरा मैक्सिमम हो जाएगा तो पहला 0 हो जाएगा। ठीक है, और यही सेम किसके साथ होगा, ऊर्जा के साथ। तो हमने द्विदोलक की ऊर्जा हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। द्वियुग्मित दोलक की ऊर्जा कितनी वैल्यू पड़ी थी, लिखो। अर्थात द्वियुग्मित दोलक की ऊर्जा से, ठीक है, दोनों की ऊर्जा में भी सेम चीज होगी। ऊर्जा हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, कितनी वैल्यू पड़ी थी, तो टोटल एनर्जी E बराबर हमारे पास क्या आई थी, 1/2 mv1 स्क्वायर प्लस 1/2 के x1 स्क्वायर। ये पहले की टोटल एनर्जी थी, प्लस दूसरे की टोटल एनर्जी 1/2 mv2 स्क्वायर प्लस 1/2 के x2 स्क्वायर। ठीक है, दूसरे की टोटल एनर्जी थी, दोनों का प्लस था क्योंकि यहाँ युग्मन हो रहा है, साथ में एक युग्मन का फैक्टर हमारे पास आया था माइनस के x1 x2। ई बराबर ये होता है, हम जानते हैं ऐसी चीज। ठीक है, यहाँ अगर हम क्या मान लें कि दोनों के बीच का जो युग्मन है वो अगर दुर्बल हो, दोनों के बीच का युग्मन दुर्बल होने का मतलब है कि जो स्प्रिंग जिसने दोनों को जोड़ रखा था, तो मान लो कि दोनों लोलक का जो वेट है, दोनों पेंडुलम का जो वेट है, उसके कंपेयर में अगर हमारे पास जो स्प्रिंग का जो भी वेट हो या स्प्रिंग की जो भी नियतांक हो वो बहुत ही कम हो, तो स्प्रिंग उस कंडीशन में दोनों को कंट्रोल करने में एबल नहीं होगा। ठीक है, तो उस कंडीशन में मान क्या होगा, तो हम ये लिखते हैं, यदि स्प्रिंग नियतांक दुर्बल हो तो इम्प्लाइज हम क्या कह सकते हैं कि k टेंड्स टू 0, k का मान लगभग 0 के इक्वल हो, तो ऊर्जा क्या हो जाएगी हमारे पास इस कंडीशन में, मतलब k का मान 0 करते ही ये युग्मन वाला जो टर्म है ये यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास एनर्जी कितनी बन जाएगी, E इक्वल टू ओनली 1/2 mv1 स्क्वायर प्लस 1/2 के x1 स्क्वायर। ठीक है, पहले की और प्लस में वैल्यू हो जाएगी 1/2 mv2 स्क्वायर प्लस 1/2 के x2 स्क्वायर। क्लियर है, इस कंडीशन में हमारे पास ऊर्जा का मान क्या आ जाएगा, सिंपली ये मान आ जाएगा। अब अगर हम बात करते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन जब हम करते हैं, तो सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए एनर्जी कितनी होती है आप लोग को पता हो तो,
देखो सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए एनर्जी कितनी होती है हम ब्रैकेट में लिख सकते हैं। सिंपल हार्मोनिक मोशन सरल आवर्ती गति के लिए, या सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर ले लो, सिंपल सरल आवर्ती दोलक जो होता है उसके लिए एनर्जी कितनी होती है डायरेक्ट में पता होना चाहिए, आप लोगों को याद होना चाहिए। के लिए ऊर्जा ये होता है E इक्वल टू 1/2 m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, यही मान होता है। क्लियर है। यहाँ पर x क्या करता है, इसका वही x विस्थापन आयाम होता है। x क्या होता है, इसका विस्थापन आयाम। एक प्रकार से विस्थापन कितना हो रहा है और विस्थापन ही आयाम के बराबर भी होता है, ये वैल्यू होती है विस्थापन आयाम। ठीक है। अगर हम इस टर्म में लिखते हैं सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर के फॉर्म में, अगर हम चेंज करते हैं तो हमारे पास दोनों वैल्यूज किस तरीके से क्या वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो देखो हमें यहाँ पर x क्या है विस्थापन आयाम, हमारे पास आयाम के मान क्या है, वही ये दोनों मान आए हुए हैं आयाम के। ठीक है, इन दोनों मानों को हम कोई कैपिटल ए के इक्वल भी मान सकते हैं। ठीक, मान सकते हैं। तो हम यहाँ से क्या करें, तो ये तो हमने ब्रैकेट में एक तरह से ये रफ काम है, मैंने रफली आपको बताया है कि ऊर्जा होती है सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन की या सरल आवर्ती दोलक की ऊर्जा क्या होती है 1/2 m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। इसके फॉर्म में अगर हम इस एनर्जी को, हमारे पास जो ये एनर्जी है इस फॉर्म में अगर हम इसको सरल आवर्ती दोलक के रूप में चेंज करें तो ऊर्जा का मान क्या हो जाएगा हमारे पास, तो हम लिखेंगे E इक्वल टू 1/2 m ओमेगा को हम मान लेते हैं ओमेगा नॉट स्क्वायर, और एक्स जो विस्थापन आयाम है उसको हम मान लेते हैं ए स्क्वायर से। तो अगर अब हम ये समीकरण लगाते हैं, ये समीकरण कहाँ से आए वो समझ में आ गया। ये सरल आवर्ती दोलन के लिए ऊर्जा का मान ये होता है, एक्स विस्थापन आयाम होता है उसे हम यहाँ ए से ले रहे हैं। तो अगर हम ये समीकरण लगाते हैं, ठीक है, जहाँ ए बराबर क्या है, अब ये समीकरण हम दोनों के लिए लगाएंगे क्योंकि हमारे पास तो दोनों के लिए अलग अलग ऊर्जा है, ये पहले दोलन की ऊर्जा है, दूसरे दोलन की ऊर्जा है, तो दोनों के लिए एनर्जी का मान लगाना पड़ेगा। तो कंबाइंड फॉर्मूला दोनों के लिए ये होगा, और यहाँ पर ए का मान आयाम दोनों का अलग अलग हो जाए क्योंकि हमारे पास जहाँ ए क्या है, ए बराबर आयाम है, ए क्या है आयाम है, जो कि किसके बराबर है, ए कॉस डेल्टा ओमेगा टी अपॉन 2 तथा ए साइन डेल्टा ओमेगा टी अपॉन 2। हमें मतलब क्या करना है, ये हमारे पास एनर्जी का मान आता है किसी युग्मित दोलक के लिए ऊर्जा, जैसे हमने कैलकुलेट की थी उस दिन। अगर हम युग्मन दुर्बल मान लेते हैं उस कंडीशन में ऊर्जा का मान हमारे पास आ जाता है ये। अब हम एक तरह से मान करके चल रहे हैं कि ये जो ऑसिलेशन हो रहा है ये कैसा हो, अगर हम इसको एक सरल आवर्ती दोलक की तरह लें तो सरल आवर्ती दोलक के लिए ऊर्जा का मान ये होता है। ठीक है, यहाँ से ही हमने ये फॉर्मूला निकाला कि E बराबर 1/2 m ओमेगा नॉट स्क्वायर ए स्क्वायर फॉर्मूला लगाते हैं। ए जहाँ पर क्या है आयाम है, तो ये दोनों दोलक जो x1 x2 है, पहला और दूसरा पेंडुलम जो हमने लगाए थे उन दोनों के आयाम क्रमशः ये और ये हैं। तो अगर हम इस समीकरण को ऊर्जा को इस फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो m ओमेगा नॉट स्क्वायर ये मान तो दोनों में कांस्टेंट रहेगा, चेंज ओनली क्या होगा आयाम का मान। ये हमारे पास x1 के लिए आयाम आ जाएगा, ये हमारे पास x2 के लिए आयाम आ जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ से देखो हम क्या लिख सकते हैं, हम लिखे कि पहले दोलक की ऊर्जा, पहला दोलक हमने जैसे पेंडुलम हमने कौन सा ले लिया था P1 तो पहले की, ठीक है, तो प्रथम दोलक P1 की ऊर्जा, प्रथम दोलक P1 की ऊर्जा कितनी ऊर्जा हो जाएगी, E P1 के लिए हम ले रहे हैं, ठीक है, E P1 बराबर, यहाँ से अब हम फॉर्मूला लेते हैं। देखो ध्यान रखना, एनर्जी पहले ऑसिलेटर की, पहले P1 की या पहला पेंडुलम जो हमने लिया उसकी ऊर्जा हमारे पास ये है, कुल ऊर्जा का मान गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा दोनों के बराबर। ये जो 2 वाला मान है ये हमारे पास किसका है, दूसरे पेंडुलम का मान है। तो ये वो वाली वैल्यू है जो हमने कैलकुलेट की द्वियुग्मन के लिए। ये जो अब हम एनर्जी ले रहे हैं इस फॉर्मूले से ले रहे हैं, ये फॉर्मूला किसका है, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर का, कि अगर हम ये माने कि जो द्वियुग्मित दोलक है वो एक सरल आवर्ती दोलक की तरह ही कार्य कर रहा है तो एनर्जी का मान ये होना चाहिए। तो दोनों में चेंज क्या होगा, ओनली दोनों के आयाम अलग अलग हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 1/2 m ओमेगा नॉट स्क्वायर और a का स्क्वायर, तो a का मान पहले के लिए हमारे पास क्या है, a cos डेल्टा ओमेगा टी अपॉन 2 और इसका होल स्क्वायर। क्लियर है, ये वैल्यू आ जाएगी। अब इस पूरे को सॉल्व कर लो
सॉल्व करके वैल्यू देखो क्या आ जाएगा, 1/2 एम ओमेगा नॉट स्क्वायर, ए का स्क्वायर ये बाहर आ जाएगा और ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर डेल्टा ओमेगा टी अपॉन 2। अब कॉस स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देते हैं, पहले इतना नोट कर लो। देखिए कॉस स्क्वायर का मान रखना है हमें यहाँ पे। देखो क्योंकि कॉस 2 थीटा इसका फॉर्मूला जानते हो, कॉस 2 थीटा इक्वल टू होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। हमें वैल्यू किसकी चाहिए, कॉस स्क्वायर थीटा की, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस 2 थीटा प्लस 1 की इक्वल हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे अपने पास फॉर्मूला कैसा है, यहाँ से हमें ओनली कॉस स्क्वायर थीटा चाहिए, तो इस 2 को भी हम यहाँ से क्या करते हैं, नीचे भेज देते हैं, ये फॉर्मूला हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहाँ लेकिन हमारे पास थीटा बाई 2 आ रहा है, अपॉन में 2 भी आ रहा है, तो यहाँ भी सब जगह थीटा अपॉन 2 कर दो, तो ये हो जाएगा आपके पास कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 का रिजल्ट तब क्या आएगा, ये हो जाएगा आपके पास कॉस 2 और थीटा बाई 2 प्लस 1 अपॉन 2। टू से 2 कैंसिल, वैल्यू क्या बनेगी, 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन में 2। ठीक है, वो वैल्यू मैं यहाँ पे रिप्लेस कर दूंगी, इम्प्लाइज EP1 इक्वल टू वैल्यू क्या आ जाएगी, समझ में आ गया, वैल्यू यहाँ से पुट किया, पहले कॉस स्क्वायर थीटा का मान निकाला, हमारे पास थीटा कैसा है, ये डेल्टा ओमेगा टी थीटा का मान है, अपॉन में 2 के फॉर्म में आ रहा है, इसलिए वैल्यू हो जाएगी 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 2 के फॉर्म में। ठीक है, तो यहाँ पे हम वैल्यू डालते हैं, देखो 1/2 इंटू में एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर इंटू में 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 2, वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 2। सॉरी, यहाँ पे कॉस थीटा का मान कितना है हमारे पास, डेल्टा ओमेगा टी, तो हम इस फॉर्म में ही इसको लिखेंगे, कॉस थीटा का मतलब है डेल्टा ओमेगा टी और पूरे के अपॉन में 2। ठीक है, यहाँ से हमारे पास ये वैल्यू क्या मिल रही है, 1/2 ओमेगा एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, फिर से हमारे पास एक तरीके से यही मान मिल रहा है, ये मान किसके बराबर है, ई के बराबर है, जो कि टोटल एनर्जी को शो करता है। तो EP1 बराबर क्या हो जाएगा, EP1 इक्वल टू हो जाएगा, इस पूरे को हम लिख देंगे ई इंटू में अपॉन में 2 और वैल्यू हो जाएगी 1 प्लस कॉस डेल्टा ओमेगा टी। ये रिजल्ट हमें मिल जाएगा EP1 का, मतलब कि फर्स्ट पेंडुलम की एनर्जी। ठीक है, नोट कर लो, इसे कोई क्वेश्चन नंबर दे देते हैं नेक्स्ट। अभी तक इक्वेशन नंबर दी है या नहीं दी है देख लेना, अगर नहीं दी हो उसके अकॉर्डिंग तो इक्वेशन नंबर नहीं तो फर्स्ट, अगर अभी तक कोई इक्वेशन नंबर नहीं दी हो तो फर्स्ट आ लेना, अगर पहले डाल रखा हो तो उसके अकॉर्डिंग नेक्स्ट। ये वैल्यू हमारे पास किसकी आ जाएगी, EP1 की। अब बिल्कुल इसी तरीके से हमें सेम यहाँ पर एनर्जी का मान दूसरे पेंडुलम के लिए डालना है, तो हम क्या लेते हैं, P2 की ऊर्जा, तो क्या हो जाएगा अपने पास, EP2 इक्वल टू 1/2 एम ओमेगा नॉट स्क्वायर, ए स्क्वायर का मान हमें क्या डालना पड़ेगा, ए साइन डेल्टा ओमेगा टी अपॉन 2, ए साइन डेल्टा ओमेगा टी अपॉन 2 का स्क्वायर।
क्लियर है? इसको हम क्या कर लेते हैं, बाहर ले लेते हैं, तो वैल्यू हो जाएगी 1/2 m ओमेगा नॉट स्क्वायर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर डेल्टा ओमेगा t अपॉन 2। नोट कर लो। ये पूरे के अपॉन में नहीं है, 2 ओनली है ना, डेल्टा ओमेगा t अपॉन 2। इस 2 का स्क्वायर मत कर देना बाहर, ये थीटा की वैल्यू में ही है, मतलब ये थीटा बाई 2 के फॉर्म में है, कोण का मान ही है, इसलिए स्क्वायर का मतलब इसका स्क्वायर नहीं हो जाएगा कि 1/4 होकर के बाहर आ जाए, थीटा के फॉर्म में। ठीक है, अब यहाँ पे हमें फिर साइन स्क्वायर थीटा को चेंज करना पड़ेगा, तो cos 2 थीटा, फिर से हम फॉर्मूला देखें cos 2 थीटा का, साइन के फॉर्मूले में फॉर्मूला क्या होता है, cos के फॉर्म में तो होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, साइन के फॉर्म में होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। हमें वैल्यू साइन स्क्वायर थीटा की चाहिए, तो हम इसको इधर ले लेते हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा, वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 1 माइनस cos 2 थीटा। क्लियर है? हमें तो ओनली साइन स्क्वायर थीटा चाहिए, तो 2 को हम यहाँ से क्या कर देते हैं, अपॉन में भेज देते हैं, ये वैल्यू आ गई, ये आ गया साइन स्क्वायर थीटा का। थीटा यहाँ पर भी थीटा बाई 2 के फॉर्म में, यहाँ पर भी ओनली डेल्टा ओमेगा t अपॉन 2। ठीक है, थीटा बाई 2 के फॉर्म में है, तो सब जगह थीटा बाई 2 कर दो, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 इक्वल टू 1 माइनस में दिया थीटा बाई 2 में, 2 से 2 कैंसिल, तो वैल्यू डायरेक्ट लिख देते हैं cos थीटा अपॉन 2, ये वैल्यू आ जाएगी, ये मान हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो इम्प्लाइज EP2 इक्वल टू क्या वैल्यू हो जाएगी 1/2 m ओमेगा नॉट स्क्वायर ए स्क्वायर इंटू में इसकी वैल्यू हम पुट कर देते हैं 1 माइनस cos थीटा अपॉन 2। ठीक है, ये टोटल वैल्यू फिर से हमारे पास क्या आ गई, टोटल एनर्जी का मान आ गया, ई के फॉर्म में मान आ गया, तो EP2 इक्वल टू, इस पूरे मान को हम क्या लिख सकते हैं, ई हो जाएगा E/2 इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। अब थीटा का मान यहाँ पे क्या है, यहाँ फिर हमने मिस्टेक कर दी, थीटा की जगह लिखो डेल्टा ओमेगा टी, यहाँ पे थीटा हमने एग्जांपल के लिए ले रखा था फॉर्मूले के फॉर्म में। ठीक है, यहाँ हमें थीटा की वैल्यू क्या दे रखी, डेल्टा ओमेगा टी, ये मान आ जाएगा डेल्टा ओमेगा टी। ठीक है, यहाँ पे हम लिख देंगे 1 माइनस डेल्टा ओमेगा, इक्वेशन नंबर 2। फर्स्ट ऑर्डर की ऊर्जा क्या आ गई, E/2 1 प्लस कॉस डेल्टा ओमेगा टी, और सेकेंड की वैल्यू आ गई E/2 1 माइनस कॉस डेल्टा ओमेगा टी। ठीक है, मतलब एनर्जी में भी फेस डिफरेंस दिखता है, ओनली 1 प्लस और 1 माइनस का। ठीक, तो लिखो ई, यहाँ पर इन दोनों में क्या है, ई समझ के ना दोलक की कुल ऊर्जा है, दोनों जगह के लिए ध्यान रखना, कैपिटल ई क्या है, दोलक की कुल ऊर्जा। ठीक है, तो फिर लिखो उपरोक्त समीकरण 1 व 2 से स्पष्ट है, उपरोक्त समीकरण 1 व 2 से स्पष्ट है कि प्रारंभ में जब दोलक को विस्थापित किया गया है, प्रारंभ में जब दोलक को विस्थापित किया गया है, प्रारंभ में जब दोलक को विस्थापित किया गया है तथा द्वितीय दोलक तथा दूसरा दोलक P2 स्थिर है। हम
कंडीशन क्या लेकर के चल रहे कि शुरुआत में जब हमने P1 दोलक को तो विस्थापित कर दिया और जो दूसरा दोलक P2 है वो स्थिर है, तब प्रथम दोलक की कुल ऊर्जा P1 दोलक की ऊर्जा के बराबर होगी। मतलब कि कहने का मतलब ये है कि पहले को हमने विस्थापित कर दिया, उस टाइम पे दूसरा बिल्कुल भी विस्थापित नहीं होगा, जीरो कंडीशन में होगा। तो इस कंडीशन में जो पूरे दोलक की टोटल जो एनर्जी आनी थी, दोनों को मिलाकर की जो एनर्जी आई थी उसमें से एक तो बिल्कुल विस्थापित नहीं हुआ, तो जो दोलक की पूरी एनर्जी केवल किसके एनर्जी के बराबर हो जाएगी? P1 दोलक की एनर्जी के बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो जब दोलक को विस्थापित किया गया, दूसरा दोलक क्या है? स्थिर है, तो ऐसे में पहले दोलक की ऊर्जा P1 जो हो जाएगी वो दोलक की कुल ऊर्जा के बराबर हो जाएगी। समझ में आ गया? मतलब हम क्या देख सकते हैं, अर्थात हम शुरुआत में बात कर रहे हैं एट t इक्वल टू 0 पर, जब t बराबर 0 पर स्टार्टिंग में हम देखते हैं, इसका मतलब टाइम t बराबर 0 पर हमने क्या बोला कि पहले को हम विस्थापित कर रहे हैं, दूसरा बिल्कुल स्थिर अवस्था में है। इसका मतलब दूसरे की उस टाइम पे हमने बोला कि एनर्जी भी, टोटल एनर्जी है पूरे दोलक की वियुग्मित की, वो एनर्जी किसके बराबर हो जाएगी? केवल पहले पेंडुलम के दोलक के बराबर हो जाएगी। ठीक है, इसका मतलब EP1 इस टाइम पे कैसा हो जाएगा? बराबर E के बराबर। E क्या है? टोटल दोलक की कुल ऊर्जा, और उस टाइम पे जो दूसरा पेंडुलम है जो स्थिर है उसकी एनर्जी भी इसका मतलब स्थिर हो जाएगी। मतलब EP2 बराबर कैसा हो जाएगा? 0 हो जाएगा। कब? जब हमने टाइम t बराबर 0 पर लिया है। अब देखो, जैसे हमने आयाम का मान देखा, हमने जो साइन और कॉस के ग्राफ देखे, तो इस टाइप के ग्राफ है। मतलब क्या था? ये था t बराबर 0, ये हमारे पास क्या था? t बराबर कैपिटल t बराबर पाई बाय 2 पर था। ठीक है, फिर 3 पाई बाय 2 पर, 2 पाई पर, इस तरीके से। तो यहाँ भी हम अलग अलग टाइम पर इनके मान देखते हैं कि वैल्यू e की वैल्यू भी किस तरीके से वैरी होती है। तो स्टार्टिंग में हमने क्या लिया? एक को स्थिर ले लिया, तो देखा कि टोटल एनर्जी किसके बराबर आ गई? ए के बराबर आ गई। ठीक है, अब दूसरा हम टाइम ले लेते हैं, दूसरा हम लेते हैं समय स्मॉल t बराबर t बाय 2 पर। मतलब कि टोटल आवर्तकाल का आधा मान जब हुआ, उस टाइम पे क्या हुआ? शुरुआत में कंडीशन क्या थी? एक 0 था, तो पहला मैक्सिमम हो गया। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन देखते हैं, t बराबर t बाय 2 पर। तो EP1 का मान क्या आएगा? तो यहाँ से हम मान रख करके देख लेते हैं, EP1 इक्वल टू E/2, वैल्यूज हमें यहाँ से निकालनी पड़ेगी। E/2, t बराबर 0 पर देखो, वैसे भी यहाँ पे वैल्यू, दूसरे वाले की वैल्यू हमारे पास किस फॉर्म में आ गई? 1 माइनस साइन के फॉर्म में आ गई। साइन 0 का मान 1 होता है, तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। ये वैल्यू वहीं से आई हुई है। और e का वैल्यू यहाँ से आप टोटल करोगे, 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे cos 0 का मान होता है 1, 1 प्लस 1 2, 2 से 2 कैंसिल, तो EP1 बराबर t आ जाएगा। समझ में आएगा कैसे आ गया? देखो, t बराबर 0 पर EP1 बराबर हमारे पास ये फॉर्मूला यहाँ पे पुट कर दो, तो E/2 वैल्यू क्या है? 1 प्लस कॉस, अब हमारे पास डेल्टा ओमेगा इंटू टी का मान कितना है? 0, मतलब कॉस डायरेक्टली हो गया हमारे पास 0। कॉस 0 का मान कितना होता है? 1 होता है, 1 प्लस 1 2, तो ये हो जाएगा E/2 इंटू 2 बराबर E। मतलब EP1 का मान मैक्सिमम एनर्जी के बराबर हो रहा है। EP2 निकालो। EP2 का फॉर्मूला क्या देखा था हमने? 1E/2 1 माइनस कॉस ओमेगा टी, यही फॉर्मूला तो था, 1 माइनस कॉस ओमेगा टी। टी का मान 0 लगती है, कॉस 0, कॉस 0 का मान कितना होता है? 1, तो यहाँ 1 माइनस 1 वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। क्लियर है? इसी तरीके से हम देखते हैं, इसी प्रकार मतलब यहाँ से क्या रिजल्ट मिल रहा है कि जब P2 का मान टोटल कम्प्लीटली कैसा आ रहा है? 0 आ रहा है, उस टाइम पर P1 का मान कैसा आएगा? मैक्सिमम आएगा। ठीक है, दूसरी कंडीशन देखते हैं कि कंडीशन आपस में चेंज कर रहे हैं या नहीं। तो स्मॉल t बराबर t बाय 2 पर दो कंडीशन में बनाओगे, बाकी दोनों आप लोग खुद अपने रफ कॉपी में करके देखोगे। ठीक है, कर पाते हो या नहीं? कैसे करना है? इस तरीके से इन दोनों फॉर्मूलों में मान डाल के देखना है। देखो EP1 देखो बराबर E/2 1 प्लस कॉस डेल्टा ओमेगा। डेल्टा ओमेगा का हम मान रखते थे। डेल्टा ओमेगा किसको माना था हमने? ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 को माना था। क्लियर है? ये हमने मान ले लिया। इनटू में हमने t का मान कितना रख दिया यहाँ पर? T/2। क्लियर है?
अब देखो हमारे पास क्योंकि t बराबर क्या होता है 2π/ω होता है, हम जानते हैं ऐसा, t का यहाँ हमें मान रखना पड़ेगा। आवर्तकाल t बराबर क्या होता है 2π/ω, लेकिन यहाँ पर हम सिंगल ओमेगा नहीं ले सकते, क्यों? ओमेगा का मान तो ω1 + ω2/2 के इक्वल होता है वैसे भी, ठीक है। ओमेगा का मान हमने यहाँ वही मान रखा है ना, जो यहाँ ओमेगा आ रहा है, ω1 + ω2/2 को हमने माना। दूसरी चीज़ हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पर हम टोटल दोनों के डिफरेंस की बात कर रहे हैं, इसलिए t का मान भी इस फॉर्म में ही आएगा 2π/ω2 - ω1। भाई जब आप एंगल दोनों के डिफरेंस के ले रहे हो तो उस टाइम पे आवर्तकाल भी तो दोनों के डिफरेंस के लिए ही होगा ना, इसीलिए। और प्लस लास्ट में हम ये भी देखेंगे कि ये फॉर्मूला एक्चुअली में हम इसको प्रूफ भी करेंगे कि हाँ ऐसा ये मान आता है या नहीं, ये मान भी हम प्रूफ करेंगे, ठीक है। अभी इतना ध्यान रखो, क्यों? क्योंकि यहाँ पे एंगल अगर हम दोनों के डिफरेंस के लिए ले रहे हैं, इसका मतलब है आवर्तकाल भी दोनों के लिए डिफरेंस के लिए आएगा। ये मान हम इसमें पुट कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से देखो EP1 बराबर क्या आ जाएगा, EP1 का मान हमारे पास क्या आ जाएगा, E/2 है 1 + cos ω2 - ω1 इंटू में t का मान हमें क्या रखना है, ये 2π/ω2 - ω1, ठीक है। और इंटू में अपॉन का ये 2 भी है, ये 2 हमने यहाँ पे लिख लिया, क्लियर है, ठीक है। यहाँ पे हमने वैल्यू पुट कर दिया t का। अब यहाँ 2 से 2 कैंसिल, ω2 - 1 से ω2 - 1 कैंसिल, वैल्यू क्या आ गई, E/2 1 + cos π, ठीक है। और cos π का मान कितना होता है -1, ये हो गया 1 और माइनस का 1 मतलब 0, EP1 का मान। देखो t बराबर 0 पर आपके पास EP1 का मान मैक्सिमम था, t के बराबर था, इस टाइम पे EP2 आपके पास 0 आया था। अब जैसे ही हम आधा आवर्तकाल जैसे हमने चल लिया, आधे साइकिल पे क्या हुआ, t/2 पर आपके पास EP1 का मान 0 हो गया। अब इस पे EP2 का मान कितना हो जाएगा, तो देख लो, तथा EP2 t बराबर t/2 पर ही अपन देखते हैं, t बराबर t/2 पर EP2 का मान भी देख लेते हैं कि उसका मान फिर इसका मतलब मैक्सिमम होना चाहिए, मैक्सिमम आता है नहीं। EP2 का मान हमारे पास कितना हो जाएगा, E/2 1 - cos वही वैल्यू आ जाएगी सेम डेल्टा ओमेगा t के बराबर, ठीक है। इस तरीके से हम मान लेंगे तो डेल्टा ओमेगा को हम क्या मान लेते हैं, ω2 - ω1 मान दिया। इंटू में हमारे पास वैल्यू किसकी आ रही है, t/2 का मान आ रहा है, तो यहाँ हमने ले लिया t/2, क्लियर है, बिल्कुल सिंपल। t/2 का मान यहाँ भी आप चेंज कर दोगे, भाई t का मान 2π/ω रख दोगे, ओमेगा की वैल्यू ये डाल दोगे, तो इसको सॉल्व करोगे आप, E/2 × 1 - cos ω2 - ω1 अपॉन में 2, ये 2 कौन सा आया है, t/2 वाला 2 आया है, और t का मान हमने रख दिया 2π/ω2 - ω1, ठीक है। तो ω2 - 1 से ये कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, वैल्यू हमारे पास फिर कितनी आ गई, cos π आ गई, E/2 1 - cos π। फर्क केवल क्या पड़ रहा है, यहाँ पर हमारे पास 1 + cos π आया था, यहाँ 1 - cos π, cos π की वैल्यू -1 होती है, लेकिन अब आगे माइनस होने के कारण -1 प्लस का 1 हो जाएगा, तो वैल्यू क्या हो जाएगी, E/2 × 2, सेम यही वाला काम हो जाएगा। जैसे यहाँ पर 1 प्लस में cos 0 था, तो cos 0 + 1 2 बन गया था हमारे पास, जबकि माइनस में 0। अब यहाँ -1 आने के कारण प्लस वाला तो माइनस हो गया, जबकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, इसका मतलब EP2 आपके पास कैसे आ जाएगा, मैक्सिमम E के बराबर। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे अलग अलग टाइम के साथ में किस तरीके से वैरी हो रहा है। t बराबर 0 पर हमने लिया, केस फर्स्ट लिया, उस टाइम पर हमारे पास EP1 का मान मैक्सिमम आया, तो EP2 0 था। आधे साइकिल के बाद t बराबर t/2 पर हमारे पास वैल्यू क्या आई, तो EP1 को हमने सॉल्व किया, ये वैल्यू कैसे है इसको हम बाद में प्रूफ करके भी देख सकते हैं। EP1 की वैल्यू हमें कितनी मिल रही है, 0 मिल रही है। तो इस सेम टाइम पर EP2 का मान देखें तो इसी सेम t बराबर t/2 पर हमारे पास EP2 का मान कैसा मिल रहा है, मैक्सिमम मिल रहा है, ठीक है। तो ये जैसे दो केस हमने किए हैं, t बराबर 0 और आधे टाइम पर मतलब t/2 पर, इस तरीके से आप एक और करके देखोगे t बराबर कैपिटल T पर, उस पर भी आप वैल्यू करके देखोगे। अब उसके बाद नेक्स्ट वाले में इसका मतलब इसमें आपके पास क्या रिजल्ट आना चाहिए कि EP2 फिर से आपके पास बिल्कुल 0 हो जाए और EP1 का मान मैक्सिमम आ जाए, मतलब फर्स्ट कंडीशन। तो एक आवर्तकाल कंप्लीट होता है, तो एक आवर्तकाल कंप्लीट होने के बाद वापस से वैल्यू क्या आ जाती है, अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाती है। जहाँ से हमने शुरू किया वहाँ EP1 का मान मैक्सिमम आ रहा था और EP2 0 आ रहा था,
इसका मतलब EK का कंप्लीट होने पर भी मान हमारे पास वही आना चाहिए। तो नेक्स्ट में क्या आना चाहिए कि EP2 का मान 0 हो जाए, EP1 मैक्सिमम हो जाए। ठीक है, तो वो आप लोग खुद करके देखो, नहीं होगा तो नेक्स्ट आंसर मैं बताऊंगी। ठीक है, तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि जैसे जैसे आयाम का मान वेरी कर रहा था π/2 फेज डिफरेंस के साथ में, उसी तरीके से यहाँ पर एनर्जी का मान भी वेरी कर रहा है। नोट कर लो और T बराबर कैपिटल T पर आप खुद करके देखना।